झलकता है कि संविधान असुरक्षित है। संविधान असुरक्षित है। संविधान की रक्षा करने हेतु इन सभी लोगों को इकट्ठा किया गया है। तो संविधान असुरक्षित किन लोगों की वजह से है, किन से संविधान को खतरा है? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप लोगों को लेके जाना चाहूंगा। जब इस संविधान की निर्मित हो रही थी, जब इस संविधान का गठन, संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन हो रहा था, तब इस देश में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो संविधान के बनने के ही खिलाफ था। वो संविधान के खिलाफ नहीं था क्योंकि संविधान बना ही नहीं था, वो संविधान के बनने के खिलाफ था। और ऑफिशियली इस देश में उस ऑर्गेनाइजेशन पर, उस संस्था पर बैन लाने तक की नौबत आ गई कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो संविधान के कामकाज को होने नहीं दे रही, जो संविधान को बनाने नहीं दे रही। और वो ऑर्गेनाइजेशन था आरएसएस। आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन था जो संविधान के बनने के खिलाफ था। आज 2022 चल रहा है, 2014 में आरएसएस की ऑफिशियल पॉलिटिकल विंग बीजेपी, जो आरएसएस की ऑफिशियल पॉलिटिकल विंग है, उसी के हाथ में संविधान चला गया। अब आप मुझे बताओ, जो लोग संविधान के बनने के खिलाफ थे, क्या वो संविधान को चलाएंगे? क्या वो संविधान को मानेंगे? तो ये साफ है कि जो लोग संविधान के बनने के ही खिलाफ थे, वो आज संविधान के समर्थक नहीं हो सकते। और इन्हीं लोगों से हमको संविधान को सुरक्षित करना है, संविधान को बचाना है। क्या जितनी बातें हुई मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। एज ए सेक्रेटरी ऑफ संविधान सुरक्षा आंदोलन, हम लोगों को इस देश के आज जो देश के हालात है, ये काम हमारा नहीं है। ये काम ना तो शफी जी का है, ना तो आजमी जी का है, ना तो सुमित रतन जी का है, ना मेरा है। देश के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी ना तो इस हॉल में बैठे हुए लोगों की है, ना तो मंच पर बैठे हुए लोगों की है। अगर इस देश का विपक्ष अपनी भूमिका निभा सकता था तो ये काम हमें अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन देश का विपक्ष अगर कमजोर हो तो देश के लोगों को विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए, अदा करनी होगी। इसलिए इस देश का विपक्ष जो संसद में है, वो देश का विपक्ष नहीं है। जो देश के लोग जो सड़कों पर है, ये असली देश का विपक्ष है। और हमें वो विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। हमें वो देश की विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। विपक्ष का ये काम है कि कोई भी अगर कानून संसद में पास होता है, अगर वो देश के लोगों के खिलाफ है, तो उसका विरोध उन्हें संसद में करना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, जब किसान बिल रखा गया तो क्या किसी भी सांसद ने इसके ऊपर संसद में आवाज उठाई? किसी ने नहीं उठाई। जब सीएए एनआरसी का कानून, जो ये बिल रखा गया, क्या किसी भी पॉलिटिशियन ने जो सत्ता में है, जो संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है, क्या उसने आवाज उठाई? जब अगर इस देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि इन कानूनों का विरोध हमें करना है। देखिए, हम लोग शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस आज अच्छे ओहदे पर है, हमारे पास नौकरियां है, हमारे पास घर है, सब है। लेकिन जब हमारे खिलाफ कानून बनते हैं तो हम आवाज नहीं उठा रहे। इस देश के विद्यार्थियों के पास क्या है बताओ? क्या वो नौकरी कर रहा है? नहीं। क्या उसके पास साधन है? नहीं। देश का विद्यार्थी, हमें शर्म आनी चाहिए। हम लोगों को जो सक्षम है, जिनके पास रिसोर्सेस है, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारे खिलाफ कानून बनते हैं तो हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। कल परसों के बच्चे जो 17-18 साल के हैं, उनके खिलाफ अग्निपथ नाम का कोई कानून पास होता है, वो सारे देश में उतरकर आंदोलन करते हैं, उस कानून को रिपील करवाते हैं। देश के नौजवान आज उनके खिलाफ हो रहे आंदोलन, उनके खिलाफ बन रहे कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग जो अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे घरों में जाकर बैठे हैं, हमारे खिलाफ
कानून बन रहे हैं, हम आवाज नहीं उठा रहे, और आवाज उठा भी रहे हैं तो अपने अपने धर्म तक, अपने अपने जाति तक सीमित हो रहे हैं। मैंने बंते जी से रिक्वेस्ट की थी कि बंते जी आप अपने स्पीचेस में एक तथागत बुद्ध की बात बताते हो, वो आप बात बताइए, लेकिन उन्हें ही इंस्ट्रक्शन था कि लिमिटेड टाइम है, तो उन्होंने वो स्किप कर दिया। मैं वो बात बताना चाहता हूं। तथागत बुद्ध जब अपने संघ को लेकर, अपने बौद्ध भिक्षुओं को लेकर वो चारिका किया करते थे, चारिका यानी भिक्षाटन किया करते थे, तो ऐसे ही हजारों किलोमीटर उन्होंने सफर किया है। अलग अलग गांवों में, अलग अलग प्रांतों में वो गए हैं भिक्षाटन के लिए, प्रचार करने के लिए। उनका धम्म, उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट किया था, वो टीचिंग्स का प्रचार प्रसार करते करते अनेक गांवों में वो गए। जब एक ऐसे गांव में वो पहुंचे जो पूरा गांव उजड़ चुका था, बंजर हो गया था, तथागत बुद्ध के भिक्षुओं ने देखा कि ये कैसा गांव है, यहां पर घर तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन इंसानियत दिखाई नहीं दे रही, इंसान दिखाई नहीं दे रहे, पेड़ दिखाई नहीं दे रहा, पौधे दिखाई नहीं दे रहे, जानवर दिखाई नहीं दे रहे, ये कैसा उजड़ा हुआ गांव। उन्होंने सभी भिक्षुओं ने, सभी मॉन्क्स ने तथागत बुद्ध को पूछा कि ये कैसा गांव है, यहां पर तो इंसान दिखाई नहीं दे रहे। बुद्ध ने कहा जाओ जरा सभी घरों में जाकर देख कर आओ कि क्या हुआ है इस गांव में, इस गांव के लोग कहां चले गए, जाकर इंक्वायरी करो, जाकर देख कर आओ। तो सभी बौद्ध भिक्षु एक एक घर में गए। घर में जाकर उन्होंने देखा कि घर के लोग घर में ही मरे पड़े हैं, उनके पिंजर उस घर में है। लेकिन उन्होंने एक बात नोट की कि हर एक पिंजर, हर एक हड्डी का ढांचा एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। तो वो सारे बौद्ध भिक्षु आकर तथागत बुद्ध के पास आकर उन्होंने जानकारी दी कि हे बुद्ध, सारे घरों में लोग मरे पड़े हैं, उनके पिंजर एक गड्ढे में है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ इस गांव के ऊपर, इस शहर के ऊपर कि सभी गांव के लोग मर गए हैं और अपने अपने घरों में एक गड्ढे में पड़े हुए हैं। तो तथागत बुद्ध ने सारी जानकारी हासिल करने के बाद कहा कि इस गांव के ऊपर अकाल पड़ा था, पिछले 10-15 सालों से यहां पर बारिश नहीं हुई, धीरे धीरे पेड़ मर गए, जानवर मर गए, और जब इंसानों के मरने की बारी आई तब इन्होंने अपने अपने घरों में कुआं खोदना शुरू किया। जैसे ही वो कुआं खोदते खोदते गए, थोड़ा और डीप चले गए, उनकी भी मौत उनके घर में जो कुआं खोद रहे थे उसी में हो गई। और इसलिए सभी लोग अपने अपने घर में कुआं खोदते खोदते मरे गए। आज हमारी परिस्थिति भी ऐसी ही है। तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर ये सभी लोग इकट्ठा होकर अपने अपने घर में कुआं खोदने के बजाय इकट्ठा होकर एक ही कुआं खोदते तो उन्हें शायद पानी मिल जाता और कोई भी नहीं मरता। अब हमारी हालात वैसी है, जब सीए एनआरसी होता है तो सिर्फ मुसलमान आगे आ रहा है, जब किसानों के खिलाफ बिल बनता है तो सिख आगे आता है, जब शेड्यूल कास्ट के ऊपर संविधान को जलाया जाता है तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग आगे आते हैं। जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है सिर्फ अलग अलग लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने आंदोलन कर रहे हैं। हम भी अगर अलग अलग कुआं खोदे तो अपने कुएं में हम लोग भी मर जाएंगे, इसलिए अलग अलग कुआं खोदने के बजाय एक कुआं हम लोगों को खोदना होगा। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के, हिंदुओं के, किसी भी जाति धर्म के हो, हम सभी लोगों को इकट्ठा होकर एक आंदोलन करना होगा। और ये एक आंदोलन तैयार हम संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से कर रहे हैं कि हमारे अलग अलग आंदोलन, राजस्थान में अलग आंदोलन चल रहे हैं, कर्नाटक में आंदोलन चल रहे हैं, महाराष्ट्र में चल रहे हैं, सभी यहां पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ संविधान सुरक्षा आंदोलन ही आंदोलन कर रही है, ऐसा नहीं है। सभी लोग अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं संविधान को बचाने के लिए, एट्रोसिटीज के अगेंस्ट जितने भी कानून बन रहे हैं सभी लोग वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर ही हो रहा है और उसका इफेक्ट नेशनल लेवल पर दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए, एक अन्ना हजारे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लोकपाल बिल का ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया। लोकपाल बिल इटसेल्फ
is unconstitutional. वो खुद एक गैर संवैधानिक असंवैधानिक मांग को लेकर वो लाखों लोगों को दिल्ली में इकट्ठा करता है। एक अन्ना हजारे लाखों लोगों को असंवैधानिक मांग के लिए अगर दिल्ली में इकट्ठा कर सकता है, तो क्या हम लोग संविधान को बचाने के लिए क्या दिल्ली में लाखों लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते? हम लोगों को उन निहत्थे किसानों से सीखना चाहिए, उन निहत्थों विद्यार्थियों से सीखना चाहिए, जब उनके खिलाफ जब कानून बनता है तो वो पूरे संगठित होकर वो लड़ाई लड़ते हैं। फैसिस्ट प्रधानमंत्री को वो पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं। हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए। आज इसलिए संविधान सुरक्षा आंदोलन, चाहे वो कर्नाटक के लोग हो, कर्नाटक में भी हमारी कमेटी बनी है, महाराष्ट्र में कमेटी है, अलग अलग राज्यों में संविधान सुरक्षा आंदोलन, सभी ऑर्गेनाइजेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर इसको नेशनली और इंटरनेशनली ये हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 9 तारीख को मैंने, आप शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, 9 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में इंडिया के डेमोक्रेसी और खासकर सेक्युलरिज्म की क्या परिस्थिति है, ये क्वींसलैंड के पार्लियामेंट में भारत की ओर से मैं भारत के संविधान की बातें वहां पर बताने के लिए जा रहा हूं। यानी सिर्फ संविधान सुरक्षा आंदोलन ये भारत तक नहीं, इंटरनेशनली भी हमारी आवाज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर लोकतंत्र है, जो लोग डेमोक्रेसी के मानते हैं, वहां तक हम लोग हमारी आवाज संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। देखिए, भारत का संविधान, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर 1 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, रहन सहन बदलता है, धर्म बदलता है, हमारा कल्चर हर 1 किलोमीटर पर अलग होगा। लेकिन इतने डाइवर्स नेशन को, इतने 132 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, 132 करोड़ लोगों का ये देश आज भी इकट्ठा है, आज भी एक है, वो केवल इस देश के संविधान की वजह से। इस देश का संविधान 132 करोड़ लोगों को इकट्ठा रखता है। सिर्फ जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं, संविधान को पसंद नहीं करते, वो लोग इन लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, इन लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को संविधान, देखिए, जब इस देश का संविधान बना, जब इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को सुपुर्द किया, देश को दिया, तब बाबा साहब ने एक बात कही कि ये देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, इसको चलाने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान आपके किसी काम का नहीं है। संविधान अगर कमजोर है लेकिन उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो संविधान अंतिम में अच्छा साबित होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस बात को पहचाना था कि संविधान अच्छा हो या बुरा हो, उसको चलाने वाले हाथ अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। और आज ऐसे लोग पार्लियामेंट में हैं जो संविधान को पूरी तरह से हटाना चाह रहे हैं।